वो सोलर के बारे में बात करेंगे। और सोलर में जो भी प्रैक्टिकल जो भी चीज़ होता है अपने प्रोजेक्ट में, उन सब चीज़ों के बारे में रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो मार्केटिंग में जो हमारे इश्यू आते हैं उन चीज़ों के बारे में भी अपन बात करेंगे कि सबसे मेन तो होता है हमारी जो कंपनी चलती है आदित्य सोलर, वो मार्केटिंग, और दूसरा पार्ट आता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट इसका मतलब होता है, मार्केटिंग का मतलब बिजनेस लाना, जो मेन काम है वो है बिजनेस लाना, और इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना, प्रोजेक्ट कंप्लीशन वर्क कंप्लीट करवाना। अब हमारा जो मेनली काम होता है सब लोगों का, वो अल्टीमेटली दोनों ही होता है, मार्केटिंग का और प्लस साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने का। जो हमारे बैक ऑफिस वाले हैं लोग, उनका काम है मार्केटिंग का। तो हमारी जो 90% जो जनता है कंपनी के लोग, वो मार्केटिंग का ही काम करते हैं। तो मार्केटिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके अपन प्रोजेक्ट ला सकते हैं। सिंपली मार्केट में जाने से और वहाँ जाके बात करने से, या फिर जो भी आपने पढ़ा है वो सब करने से भी मार्केटिंग नहीं हो जाती। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को सोचना है और अपना इम्प्रूवमेंट करना है। अब जो मार्केटिंग है, पहले अपन मार्केटिंग की बात करेंगे। मार्केटिंग में भी अपन को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट का, कि अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी अपन को टेक्निकली सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी आप कस्टमर से बात कर पाएंगे और तभी कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन मार्केटिंग की बात करेंगे। यहाँ पे जो बात करेंगे मार्केटिंग का, मार्केटिंग का मतलब होता है सिंपली बिजनेस लाना कंपनी के लिए। अब बहुत ऐसा भी नहीं है कि आप 100% जितने भी मीटिंग करो क्या उतने में ही आपके सारे प्रोजेक्ट आ जाए। सपोज आप 100 मीटिंग करते हैं और 100 मीटिंग में आपके, अगर आप पूरे एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, तो 100 मीटिंग में आपके में से एफिशिएंसी मोर देन 10% होना चाहिए। कि भाई 100 मीटिंग अगर मैं करता हूँ तो मेरे 10 प्रोजेक्ट तो कन्फर्म होने चाहिए, यानी कि 10% एफिशिएंसी, 10% प्रोजेक्ट एफिशिएंसी 10%। लेकिन अगर मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है और ना मुझे कोई चीज़ आता है क्या, तो आप 10 छोड़ के एक भी प्रोजेक्ट नहीं ला सकते। या तो आप सीधा सा बात है कि या तो नदी के इस पार रहेंगे या नदी के उस पार रहेंगे। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज होगा तो आप 10 प्रोजेक्ट ला सकते हो, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप एक भी प्रोजेक्ट नहीं ला सकते। तो मार्केटिंग बहुत टेक्निकली बहुत साउंड चीज़ है कि टेक्निकली भी आप क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ में आपको पर्सनालिटी भी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर्सनालिटी में, तब जाके आप मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा, मार्केटिंग में अपन को ये चीज़ समझना है कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर यहाँ पे जो इमोशनली इंटेलिजेंस होना वो बहुत ज़रूरत पड़ता है, इमोशनली इंटेलिजेंस का, कि भाई आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने इंटेलिजेंट आप कस्टमर की इमोशन को समझ सकते हो। अगर कस्टमर आपसे सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो आपको सस्ता ही पे ही जोर देना है, और कस्टमर को अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पे ही जोर देना है, और उसी हिसाब से उसको कन्विंस करना है। और जहाँ तक मार्केटिंग का मतलब है, कस्टमर जो चाहता है वो उसकी बातों को भी ध्यान से सुनना और समझना। सबसे मेन चीज़ ये है कि सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना और उसको समझना। समझने के बाद खुद अंदर से डिसाइड करना कि भाई उसको क्या करना है अपन को उस सिचुएशन में। अपन को उसको अडानी का पैनल देना है, रेजोन का देना है, या पोली या मोनो बाइफेशियल, आपका क्या कंपटीटर आ रहा है, कंपटीटर की रेट क्या आ रही है, क्या। सबसे मेन चीज़ तो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए प्रोजेक्ट का, कि कितना प्रोजेक्ट में अपना खर्च आ रहा है, कितना अपन को इसमें मार्जिन रखना है। क्योंकि 5 या 10 हज़ार रुपये में वहाँ पे प्रोजेक्ट में कंपटीशन आएगा। कोई आपसे 10,000 रुपये कम देगा रेट, कोई 10,000 रुपये ज़्यादा देगा, 5,000 रुपये कम देगा, बस ये। जहाँ तक आप परफेक्ट इसको प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहाँ तक आप मार्केटिंग में भी कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो आदमी अच्छा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता है या प्रोजेक्ट का उसको नॉलेज है, वही अच्छा मार्केटिंग पर्सन बन सकता है अल्टीमेटली। तो प्रोजेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा हमारा जो मार्केटिंग है, दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके बात करेंगे जिससे अपन को सारी चीज़ें पता हो। तो इसके बाद हम चलते हैं सोलर के बारे में, जो तो हुआ हमारा प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट और मार्केटिंग का। प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, मेनली जो अपनी कंपनी में कपिल की है, उनको टाइम के साथ जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो अल्टीमेटली हमारा टाइम के साथ कॉस्ट चलता है। तो कम से कम लोग साइट पे जाए, कम से कम बार साइट पे जाए और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और जल्दी से जल्दी पेमेंट कलेक्ट हो, तभी जाके हम टाइम पे प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो मेनली अब सोलर के बारे में बात करते हैं थोड़ा। जो सोलर होता है, सोलर 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर। एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर। और तीसरा होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड सोलर। और एक सोलर पंप भी होता है, लेकिन अपना एक काम है, अपन करते नहीं है सोलर पंप का काम, तो इसको तो छोड़ो आप। देखिए सबसे मेन चीज तो ऑन ग्रिड जो सोलर होता है, ऑन ग्रिड से सोलर होता है, कहाँ पे लगता है? सबसे मेन तो ये लगता है सिटीज में, सिटी या शहरों में। सिटी शहरों में क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट हमेशा आती है। लाइट का ऐसा नहीं है कि लाइट का अपन को सप्लाई नहीं है, क्या यहाँ पे जो शहरों में आता है, यहाँ पे एसी वेसी लगे होते हैं, इक्विपमेंट ज्यादा लगे होते हैं, तो यहाँ का बिल का प्रॉब्लम होता है शहरों में। तो यहाँ पे जो समस्या है वो बिल का प्रॉब्लम है, बिल का प्रॉब्लम। ये जो सिस्टम लगता है ऑफ ग्रिड, ये ऑफ ग्रिड लगता है गांव में, गांव में या विलेजेस में। ये मेनली वहां पे लगता है जहाँ पे 2-2 3 दिन तक लाइट नहीं आती और दूसरा लाइट का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे नो लाइट कनेक्शन, नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बोल सकते हैं अपन, नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। या फिर जहाँ लाइट जाने का प्रॉब्लम बार बार लाइट जाती है, 2-2 3 दिन तक जाती है, यहाँ पे बैटरी बैकअप चाहिए अल्टीमेटली। तो ये जो सिस्टम होता है, ये बैटरी, इस सिस्टम में बैटरी लगती है ऑफ ग्रिड को। ऑफ ग्रिड मतलब ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है, ग्रिड को अपन ने ऑफ कर दिया, इसका मतलब ऑफ ग्रिड। अपन ने सिंपल अपने जो छत पे पैनल रखे हुए उससे लाइट बनाई और बैटरी में स्टोर कर लिया, जब अपन को जरूरत पड़ा तो अपन ने वापस यूज कर लिया। ये वाला सिस्टम होता है बैटरी। अब ये जो बैटरी लगाते हैं तो इसमें बैकअप मिलता है, लाइट जाने के बाद भी अपन को लाइट मिलती है, क्योंकि अपन ने लाइट बैटरी में स्टोर करते हैं। ये जो सिस्टम होता है, ये बिल का प्रॉब्लम होता है। ये विदाउट बैटरी वाला सिस्टम होता है, नो बैटरी। इसमें बैटरी नहीं लगता, इसकी जगह इसमें नेट मीटर लगता है, इसकी जगह इसमें नेट मीटर लगता है। और ये जो नेट मीटर है, ये 2 वे मीटर है, बाई डायरेक्शनल मीटर, 2 वे मीटर बोल सकते हैं अपन इसको, या फिर बाई डायरेक्शनल मीटर बोल सकते हैं, जो लाइट ले भी सकता है और लाइट दे भी सकता है, बाई डायरेक्शनल मीटर। देखो जितना भी यूनिट अपना एक्स्ट्रा बचता है उसको अपन 2 ही तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप उस एक्स्ट्रा यूनिट को बैटरी में स्टोर कर लो और बाद में यूज कर लो, जो होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। या फिर एक ऐसा मीटर लगाओ जिसमें अपन लाइट ले भी सकते हैं और लाइट दे भी सकते हैं, क्या ग्रिड को वापस बैटरी ना लगा के, कहीं ना कहीं तो अपन को स्टोर करना पड़ेगा, तो बैटरी के बजाय आप ग्रिड वापस सप्लाई कर दो। तो आप इधर पे जो मीटर लगा हुआ है वो 1 वे मीटर है, इसकी जगह 2 वे मीटर लगा हुआ नेट, जिसको बोलते हैं नेट मीटर। सोलर चालू जब भी होगा जब नेट मीटर लगेगा, तो नेट मीटर यहाँ पे 2 वे मीटर है, लाइट ले भी सकता है, लाइट दे भी सकता है। तो जो ये सिस्टम है, ये नेट मीटर वाला होता है, ये बिना बैटरी वाला होता है। और इसमें जिनका बिल 2 या 2,500 से ऊपर आता है, जिनका मंथली बिल 2 से 2,500 रुपए से ज्यादा ऊपर आता है, तो उनके ये सिस्टम लगता है ऑन ग्रिड सिस्टम। इसका जो लगाने का फायदा ये है कि भाई ये जो सिस्टम है ऑन ग्रिड सिस्टम, इसमें अपन जितना बिल 4 साल में देते हैं, 4 से 5 साल में, उतने में इसके लिए लाइफ टाइम लाइट का बिल फ्री रहता है 25 साल से ज्यादा के लिए।
25 साल से ज्यादा के लिए इसलिए क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो पैनल होता है, पैनल प्रोजेक्ट की 60% कॉस्ट कवर करता है और पैनल की एफिशिएंसी 25 साल बाद भी 80% से ज्यादा होती है। 20% क्षमता का ही लॉस होता है अल्टीमेटली। तो इस सिस्टम में ऐसा कोई भी चीज नहीं लगा हुआ है जो इसमें मेंटेनेंस आना है, क्योंकि बिकॉज हम बैटरी तो लगा ही नहीं रहे हैं इसमें, तो कोई मेंटेनेंस भी नहीं आएगा। जस्ट महीने में 2 बार आप इस पैनल को क्लीन कर दो खाली, बस इसका मेजरमेंट है ये तो हो गया बात। इसके अलावा जो मेन चीज है वो है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम कहाँ लगता है? हाइब्रिड सिस्टम लगता है पेट्रोल पंप पे, या फिर वहां पे जहाँ लाइट का बिल भी प्रॉब्लम है और उनको बैकअप भी चाहिए साथ में। जैसे पेट्रोल पंप पे बिल भी आता है और लाइट जाने के बाद उनको बैटरी से बैकअप भी चाहिए, तो वहां पे लगता है हाइब्रिड सिस्टम। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके ऑफ ग्रिड वाले के बारे में कि भाई ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड कैसा लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफ ग्रिड, इसका थोड़ा टेक्निकली मैं आपको चीजें बताता हूँ। देखिए ऑफ ग्रिड जो सिस्टम होता है ना, इस सिस्टम में 2 चीजें चलती हैं। एक तो 2 प्रकार का मतलब पैनल आता है। चीजें यहाँ पे ऑफ ग्रिड में 2 चीजें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है 12 वोल्ट सिस्टम और एक होता है 24 वोल्ट सिस्टम। 24 वोल्ट सिस्टम, एक तो 12 वोल्ट सिस्टम, एक 24 वोल्ट सिस्टम। अब जितने भी 165 वाट से नीचे के पैनल आते हैं पूरे, जैसे मान लो 50 वाट का पैनल आता है, 100 वाट का पैनल आता है, या 150 वाट का पैनल आता है, या 165 वाट का पैनल आता है। 165 वाट का जो पैनल आता है, ये सारे पैनल 12 वोल्ट में आते हैं। और जितने भी अपने पैनल आते हैं नॉर्मली, ये छोटे सिस्टम में लगता है। एक्चुअली छोटे जो सिस्टम होते हैं ना उन पे लगता है, ये बड़े सिस्टम में लगता है। ये 24 वोल्ट के 330 वाट का पैनल ले लो आप, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, 380 वाट का, 540 वाट का। तो इसमें जो 12 अगर 24 वोल्ट का पैनल है तो इन्वर्टर भी 24 वोल्ट वाला ही लगेगा। अगर 12 वोल्ट का अगर पैनल है तो 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर में 12 वोल्ट का ही पैनल लगेगा, और बैटरी तो 12 वोल्ट की आती है। तो जो सिस्टम चलता है ऑफ ग्रिड में वो ये चलता है कि इसमें 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पैनल जैसे 12 वोल्ट का लिया तो अपन को बैटरी तो 12 वोल्ट का, इन्वर्टर पे अपन को 12 वोल्ट का लेना पड़ेगा। और जैसे बैटरी है तो बैटरी तो 12 वोल्ट की आती है, तो 12 वोल्ट की अपन को बैटरी लेनी पड़ेगी। तो सारा सिस्टम 12 वोल्ट का लेना पड़ेगा। अगर 24 वोल्ट का अगर सिस्टम है तो पूरी चीजें ही 24 वोल्ट की लेनी पड़ेगी अपन को। अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो पैनल अगर 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट का ही सिस्टम अपन को लेना पड़ेगा, ये 24 वोल्ट का। अब आप देखो, ये तो पैनल का बात हो। अब इसके जो सिस्टम होता है ऑफ ग्रिड का वैसे कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा देख लो कि भाई जो पैनल होते हैं मतलब ऑफ ग्रिड में क्या हुआ कि ये तो अपना सूरज हो गया, सूरज से दूर पड़ा पैनल के ऊपर, दिख रहा ना मुझे। पैनल ने डीसी करंट बनाया, डीसी को अपन ने इन्वर्टर लगा लिया और अपन ने बैटरी में स्टोर कर लिया, ये प्लस ये माइनस, और ये अपना घर का लोड चल गया, ये घर का लोड हो गया। अब देखो सूरज से दूर पड़ी पैनल के ऊपर, पैनल ने डीसी बनाया, डीसी को ये इन्वर्टर होता है ऑफ ग्रिड जिसको इन्वर्टर बोलते हैं, ये इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ये इधर एसी करंट, क्योंकि इधर पे एसी करंट चाहिए होता है उनको, तो ये एसी, ये इधर जा रहा है डीसी। ये डीसी, ये इन्वर्टर का जो काम है, इन्वर्टर का जो काम है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना और एसी टू डीसी करना, ये है काम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। लेकिन जो अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, ध्यान देने वाली बात ये कि जो अपना ऑन ग्रिड का इन्वर्टर होता है एक्चुअली वो इन्वर्टर ना होके वो कन्वर्टर होता है जो सिर्फ डीसी टू एसी कन्वर्ट कर सकता है। जो कन्वर्टर हमारा लगता है वो सिर्फ डीसी टू एसी कन्वर्ट कर सकता है, वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शनल काम करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्टर। जो प्लेट धूप से डीसी करंट आती है उसको एसी में कन्वर्ट करता है।
ये जबकि वो फील्ड इन्वर्टर होता है, डीसी टू एसी, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। अब देखो सबसे पहले मैं तीनों चीजों अपन को जो मेन चीजें हैं, मेन चीजें क्या है, एक तो है पहले नंबर पे पैनल, दूसरे नंबर पे इन्वर्टर और तीसरे नंबर पे बैटरी बैकअप। अब आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में सिस्टम डिजाइन करना बताता हूँ। देखिए पैनल होता है वो 1000 वाट का, अगर कोई पैनल है तो वो 4 यूनिट बनाता है पर डे, 4 यूनिट पर डे बनाता है। तो आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है पैनल सप्लाई करेगा, कितना एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो आपको 5 यूनिट चाहिए तो आप 1 किलोवाट का पैनल लगाइए, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट। अगर 330 वाट का अगर मान लो एक पैनल है अपना, तो 3 पैनल लगाने पड़ेंगे 1000 वाट पूरा करने के लिए, यानी कि 990 वाट, यानी कि 1 किलोवाट हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो पैनल का काम क्या है, पैनल का काम है यूनिट बनाना। जो इन्वर्टर का काम है वो इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी कन्वर्ट करना या एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, और जो बैटरी का काम है वो है एनर्जी को स्टोरेज करना, स्टोरेज का काम, स्टोरेज का काम है। अब क्या हुआ कि अब सिस्टम कैसे डिजाइन होगा, सिस्टम ऐसे डिजाइन होगा कि जैसे मान लो अपन को जो है सोलर लगाना है। अब जैसे 1 किलोवाट का अपन को जरूरत है, मतलब किसी के भी अपन को जरूरत है, जैसे मान लो कि अपन को 5 पंखे चलाने हैं 5, लाइट नहीं है किसी गांव में और अपन को 5 पंखे चलाने, तो क्या होगा कि एक पंखा आता है 80 वाट का, तो 5 पंखों का कितना हो गया 400 वाट। अब उसको कितने घंटे पंखे चलाने हैं, क्या लोड कितना हो गया अपना 400 वाट हो गया, लोड जो अपन को चलाना है ना वो 400 वाट हो गया लोड। और अपन को कितने घंटे चलाना है, मान लीजिए सपोज अपन को 8 घंटे चलाना है, तो कितना हो गया 3200 वाट, 3200 वाट का अपन को चलाना है लोड, एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए अपन को 3200 वाट। अब अगर ये 3200 वाट है, अपन 1000 कपाल देंगे इसमें 3200 में। देखिए 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है किलोवाट पर हावर, किलोवाट हावर, कि भाई आप 1 किलोवाट का लोड कितने घंटे चला सकते हो। तो 3200 में अपन भाग देंगे 1000 का, तो 3.2 यूनिट, मतलब जो 3 यूनिट का अपन को जरूरत पड़ेगा एनर्जी का। जैसे मान लो कि अपन को 5 पंखे हैं, एक पंखा 80 वाट का है, उसको चलाने के लिए 400 वाट एनर्जी का जरूरत है, और 400 वाट 5 पंखों को चलाने के 8 घंटे चलाते हैं, तो 3.2 यूनिट कंज्यूम करता है ये जो पंखे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे मेन चीज क्या है, पहले तो आपको इक्विपमेंट का लोड पता होना चाहिए कि कितने वाट का इक्विपमेंट है। जैसे ये पंखा है 80 वाट का है, कितने पंखे चलाने, 5 पंखे चलाने, कितने घंटे चलाना है, 8 घंटे चलाने। तो 5 पंखे अगर 8 घंटे चले क्या, तो 3200 वाट एनर्जी खर्च करेंगे। 3200 वाट का मतलब हो गया 3.2 यूनिट। अब जब 3.2 यूनिट अपन को सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है वो 3.2 यूनिट की रिक्वायरमेंट है अपन को सिस्टम को। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता ही है कि भाई 1 किलोवाट के जो पैनल है वो अपने 4 यूनिट बनाते हैं। अपन की सिस्टम की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई 3.2 यूनिट, 5 पंखे 8 घंटे चलाने के लिए। अपन को पता है कि 1 किलोवाट का जो पैनल है 1000 वाट का, वो 1000 वाट का 4 यूनिट बनाता है, तो 4 यूनिट अपन ने पैनल में बना दिए। अब 1 किलोवाट के जो पैनल है, ये वाले जो 330 वाट के पैनल है, ये आते हैं 24 वोल्ट में, 24 वोल्ट में। तो अपन को इन्वर्टर भी 24 वोल्ट वाला लगाना पड़ेगा। अब 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है, ये 24 वोल्ट का अपन ने इन्वर्टर लगा दिया। अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो बैटरी भी अपन को 24 वोल्ट के हिसाब से लगानी पड़ेगी। तो एक बैटरी क्या करती है, एक बैटरी जो होती है, एक बैटरी जो नॉर्मली होती है वो होती है 12 वोल्ट और 150 एच की। अब अगर 12 वोल्ट की एक बैटरी है तो सिस्टम को रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने के लिए 2 बैटरी लगानी पड़ेगी।
ये सिस्टम 24 वोल्ट का है, तो ये एक बैटरी से नहीं चलेगा, क्योंकि एक बैटरी का मतलब है 12 वोल्ट, तो 2 बैटरी लगानी पड़ेगी। अब एक अगर 150 AH का, तो सिंपल ये समझो कि 150 AH का है तो एक बैटरी 1.5 यूनिट का स्टोर कर सकती है, स्टोरेज कर सकती है खाली। अगर 200 AH की होती बैटरी, अगर 12 वोल्ट 200 AH की होती बैटरी, तो 2 यूनिट का स्टोर कर सकती है पर डे। अगर 150 AH की है तो सिंपल 150 और 1.5 सेम जैसा ही है। क्या आप ऐसा समझो सीधा सीधा कि 150 AH की बैटरी है वो 1.5 यूनिट स्टोर कर सकती है, और 200 AH की है तो 2 यूनिट का स्टोर कर सकती है बैटरी, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। तो जैसा देखो यहाँ पे अगर पैनल अपन ने 24 वोल्ट के लगाए, इन्वर्टर 24 वोल्ट के, तो 1 किलोवाट में अपन को 2 बैटरी लगानी पड़ेगी 24 वोल्ट। इन्वर्टर जब भी चालू होगा तो 2 बैटरी लगाओगे, 12 और 12 24। तो यहाँ पे अपन को 12 प्लस 12 2 बैटरी लगानी पड़ेगी, 2 बैटरी। अब देखो आप ये 2 बैटरी कितने यूनिट का स्टोरेज देगी भाई? एक बैटरी है 150 AH की, ये अपन को 1.5 यूनिट का स्टोर देती है, 1.5 यूनिट की 1.5 यूनिट का स्टोरेज देती है, तो 2 बैटरी अपन को 3 यूनिट का स्टोरेज देगी। अब क्या होगा, इस पैनल ने बनाया 4 यूनिट, 4 में से अपन ने 4 यूनिट की एनर्जी अपने पास है, उसमें से अपन को जरूरत कितना था 3.2 यूनिट का, 3.2 यूनिट अपन ने यूज कर लिया, और बचा कुछ अपन ने इसमें 3 यूनिट का अपन स्टोरेज कर सकते हैं। तो जो सिस्टम डिजाइन करते हैं वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मेनली तो अपन को कितने यूनिट की स्टोरेज की जरूरत है। जैसे मान लो अपन को पता है कि भाई लाइट जाने के बाद अपन को 3-4 घंटे पंखे चलाना है, तो इसी हिसाब से जैसे 3 यूनिट की अपन को रिक्वायरमेंट है, तो 2 बैटरी लगा दी और पैनल लगा दी अपन को इतनी। जैसे ये यहाँ पे 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 4 बैटरी, 1 किलोवाट के साथ 2 बैटरी लगती है, तो 2 बैटरी अपन ने लगा दी। 2 बैटरी की जगह अगर अपन चाहें तो 4 बैटरी भी लगा सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में। ये तो सीरीज में हो गई 2 बैटरी, तो 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। तो जो ऑफ ग्रिड का होता है, ऑफ ग्रिड का जो सिस्टम डिजाइन होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि अपन को कितना वाट एनर्जी चाहिए और कितना यूनिट अपन को स्टोरेज चाहिए। अगर स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बैटरी लगानी पड़ेगी, और अगर अपन को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो पैनल ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे। तो इसी हिसाब से इसमें होता है पैनल में। अब इसमें मेन चीज क्या है कि जो इन्वर्टर आता है वो इन्वर्टर ऐसा आता है, जैसे मान लो कि 5 kVA का इन्वर्टर है, ये आता है 48 वोल्ट का, कुछ आते हैं 96 वोल्ट का। जैसे 5 kVA का 48 वोल्ट का है, 48 वोल्ट का मतलब हो गया कि एक बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो 4 बैटरी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो आपको कॉस्ट भी 4 बैटरी का कैलकुलेट करना है। अगर मान लो 5 kVA का जो इन्वर्टर है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, भाई 5 kVA से 5 किलोवाट के तो आपको पैनल लगाने ही पड़ेंगे, 5 kVA का है तो। अब बैटरी आपके ऊपर स्टोरेज की, अगर मान लो कि स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो 8 बैटरी लगानी पड़ेगी। ये बड़ा वाला इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा आपको 96 वोल्ट वाला, तो 8 बैटरी लगेगी, तो फिर कॉस्ट भी 8 बैटरी के हिसाब से कैलकुलेट होगी। अगर कम स्टोरेज चाहिए तो 4 बैटरी ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ देख के आपको सेलेक्ट करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई ज्यादा बैटरी चाहिए कम बैटरी चाहिए, ये वाला चीज होता है इसमें। तो इस हिसाब से, और जो रेट लिस्ट आती है, रेट लिस्ट में आपको पैनल का रेट पता है, इस पैनल का रेट पता है कि भाई अपना जो पैनल का रेट आता है वो आता है 30 रुपये पर वाट, 30 रुपीज पर वाट प्लस 12% GST। अब आप ऑन ग्रिड का इन्वर्टर लगाते हो तो ऑन ग्रिड के इन्वर्टर की प्राइस देख लो, डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ इन्वर्टर में डिफरेंस है। अगर ऑन ग्रिड का इन्वर्टर लगाते हो मान लो तो ऑन ग्रिड की प्राइस देख लो, स्ट्रक्चर का 4000 रुपये पर किलोवाट कॉस्ट आता है, ये उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो इलेक्ट्रिकल का खर्च आता है वो 3000 रुपये पर किलोवाट आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो वायरिंग का केबल लगा है उसका 3000 रुपये पर किलोवाट खर्च आता है। इन्वर्टर का जो रेट लिस्ट देख लो, वैसा तो ऑन ग्रिड की जो इन्वर्टर आती है वो आती है 7000 रुपये पर किलोवाट का इन्वर्टर आता है। ऑफ ग्रिड का जो इन्वर्टर आता है वो 12 रुपये पर किलोवाट इन्वर्टर आता है, 12000 रुपये पर किलोवाट। अगर आपको कभी कभी डाउट भी हो रेट लिस्ट में, रेट लिस्ट नहीं देख पा रहे, तो सिंपल अजम्पशन कर लो कि 7000 पर किलोवाट, 10 किलोवाट का 70000 रुपये का इन्वर्टर जोड़ना है, ऑफ ग्रिड का 12000 रुपये पर किलोवाट तो 1,20,000 रुपये का इन्वर्टर जोड़ना है, और जो हाई ग्रिड वाला इन्वर्टर है वो आप चलता है 16000 रुपये पर किलोवाट।
तो 1,60,000 रुपये का इन्वर्टर आता है 10 kVA का हाइब्रिड अगर आपको देखना है। यहाँ पे ये तो बात हुआ ऑफ ग्रिड का। ऑफ ग्रिड का यूट्यूब पे भी कैलकुलेशन मिल जाएगा। ऑफ ग्रिड का जो है चीजें वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भाई कितने यूनिट का अपन को बैकअप स्टोरेज देना है और कितने वाट अपन को एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पैनल लगा लो, जितने ज्यादा पैनल लगाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो स्टोरेज बड़ा, जैसे 48 की जगह 96 वोल्ट वाला बैटरी वाला इन्वर्टर लो, 4 की जगह 8 वाला लो। लेकिन इन्वर्टर जब भी चलेगा जब 96 वोल्ट होगा। जैसे 96 वोल्ट वाला आपने इन्वर्टर लिया तो 8 बैटरी लगेगी, चाहे वो प्लेस आप 100 AH की लगाओ, लेकिन चाहे 150 AH की लगाओ, चाहे 200 AH की, जहां तक उसको 96 वोल्ट नहीं मिलेगा, 8 बैटरी नहीं लगाओगे क्या, वहां तक वो चलेगा नहीं। 7 बैटरी से भी नहीं चलेगा। इसलिए या तो बैटरी उसमें 8 लगेगी या 16 लगेगी बैटरी। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन जो अपना मेन सिस्टम है वो है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम, इसमें बहुत सारे लोगों को जो डाउट आता है, सबसे पहले बात कर ही लेते हैं उसका सब्सिडी का। देखिए सब्सिडी का जो डाउट कॉमन क्वेश्चन है, जब भी सॉल्व का नाम आएगा सबसे पहले सब्सिडी वाला काम आएगा। सब्सिडी का आंसर क्या देना है आपको। देखिए सबसे सिंपल आंसर है कि जब जो रेट दे रहे हैं हम क्या, वो रेट कम करके ही हम सब्सिडी का रेट कम करके ही हम आपको रेट बता रहे हैं। एक तो आंसर ये हो गया कि सब्सिडी रेट कम करके ही हम बता रहे हैं। एक दूसरा जो आंसर है वो ये है कि भाई जो सब आजकल जो भी सोलर चलता है वो 95% जो भी लोग लगाते हैं वो प्योर क्वालिटी में जो मोनो पार्क आता है वही प्रोजेक्ट लगाते हैं। लोग पार्क ज़्यादा, और मोनो में सब्सिडी नहीं मिलता है, पोली में ही सब्सिडी मिलता है। और पोली में भी जो इंडिया में सेल यूज होते हैं DCR पैनल, उन्हीं में पैनल में सब्सिडी मिलता है। तो 95% मोनो का मार्केट है, उसमें सब्सिडी नहीं मिलता है। और तीसरा आंसर आप ये दे सकते हैं कि सर सब्सिडी आपके सब्सिडी जो आती है क्या, वो वेंडर के, जैसे वेंडर हम है क्या, तो कंपनी के अकाउंट में ही आती है और 5 साल में आती है सब्सिडी। और उसके लिए हमारा जो है वो पैसे का रोटेशन में रखता है और 5 साल में धीरे धीरे मिलती है। हमारे 5 साल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब जाके सब्सिडी आती है। अब तीनों में से आपको जैसा आंसर देना है क्या, वहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। मेन क्या दो कि सर हम जो रेट बता रहे हैं वो सब्सिडी, भाई जो चीज़ है 10 रुपये की चीज़ है वो 9 रुपये में मार्केट में मिलेगी ही नहीं, तो 10 का ही खरीदना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो सब्सिडी का जो बेनिफिट है, अगर वो सब्सिडी डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में आता तो सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो सब्सिडी का बेनिफिट है क्या, वो हम काट के ही देते हैं। दूसरा जो मोनो पर जो आजकल 95% मार्केट है मोनो का, जिसमें प्योर क्वालिटी का सिलिकॉन यूज होता है, उसमें सब्सिडी मिलता ही नहीं है। और तीसरा सब्सिडी वेंडर के खाते में आती है और वो भी 5 साल में किस्तों में आती है। और हम जो रेट बताते हैं वो सब्सिडी काटने के बाद ही रेट बताते हैं। तो ये तो सबसे मेन कॉमन जो क्वेश्चन हुआ, कॉमन क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद और जो चीजें होती है, देखिए मार्केट सबका है, सब बिकेगा मार्केट में, बस बेचने वाले में दम होना चाहिए। महंगा से महंगा प्रोडक्ट भी बिकेगा। ऑडी की गाड़ी भी चलती है, फॉर्च्यूनर भी चलती है, स्विफ्ट भी चलती है, वैगनआर भी चलती है, किया भी चलती है, सभी चलती है। तो सब ये खरीदने वाले लोग, बहुत बड़ा मार्केट है। ऑल ओवर हम हाड़ौती रीजन में हमारे ऑफिसेज हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है। आप ये मत सोचो कि भाई हमारे को काम नहीं मिल रहा है क्योंकि मार्केट में काम नहीं है। मार्केट में काम है, अगर मार्केट में काम नहीं मिल रहा है क्या, तो इसका मतलब है कि आप में नॉलेज नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में सब जो चीज़ें हैं क्या, वो आप में क्षमता नहीं है उस चीज़ को करने की। मार्केट का दोष नहीं है, मार्केट में तो सब चलता है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अपन इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम में इसकी जो मेन ये है वो मैं बता देता हूँ फिर से कि देखिए ऑन ग्रिड से सिस्टम होता है, उसमें नो बैटरी। अब बैटरी नहीं लगाने का एक तो कम ये हुआ कि नो स्टोरेज, कि आपको स्टोरेज नहीं मिलेगा। अगर जब अपन बैटरी नहीं लगा रहे हैं, स्टोरेज ही नहीं कर रहे हैं, तो अपन को नो बैकअप, फिर बैकअप भी नहीं मिलेगा।
लाइट जाने के बाद हमारे जो सिस्टम होता है उससे कोई बैकअप नहीं मिलेगा। उसके लिए नॉर्मली जो गर्म इन्वर्टर लगाते होते हैं 1 या 2 इन्वर्टर, वो बैकअप देने में काम आते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम जैसे लाइट जाती है वैसे इन्वर्टर हमारा ऑटो कट ऑफ होता है तो अपना बंद हो जाता है, ताकि मान लो कोई आदमी खंबे पे चढ़ा हुआ है लाइन में, उसने शट डाउन ले रखा है, वो इसलिए ऑटो कट हो जाता है। हमारा जो सिस्टम होता है वो क्योंकि जो लाइट पे जो खंबे पे चढ़ा हुआ है उस आदमी को अपना जो मीटर है वो रिवर्स करना भेजे और उसको कोई कैजुअलिटी ना हो। इसको लगाने का जितना नुकसान नहीं है उससे भी ज़्यादा फायदा है कि इसमें नेग्लिजिबल मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस नहीं, नेग्लिजिबल मेंटेनेंस बोलो। नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का मतलब ना के बराबर मेंटेनेंस, कि जस्ट आप महीने में 2 बार क्लीन कर दो सिस्टम को, 2 बार पैनल को क्लीन कर दो, ये इसका मेजर मेंटेनेंस है और इसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। अब ये जो सिस्टम लगता है वो किस लिए लगता है, ये जो सिस्टम लगता है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। दूसरा पॉइंट ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अपन जितना सोलर 4 साल में लगाते हैं, मतलब जितना बिल 4 साल में पे करते हैं, 4 साल के बिल में 25 साल से ज़्यादा का बिजली का बिल फ्री, 25 साल से ज़्यादा का बिजली का बिल फ्री, बिजली का बिल फ्री। देखिए सिस्टम के बारे में ये सेम टू सेम आपको मीटिंगों में करना है कि सर ये सोलर होता है, सोलर में जो शहरों में लगता है मेनली वो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। ये सिस्टम वही लगता है जहाँ पे बिल का दुख होता है। दुख क्या है यहाँ पे, बिल का दुख। और बिल का दुख क्या है कि जिनका 2000 से ऊपर ज्यादा बिल आता है, क्या बिजली बिल का दुख, बिजली बिल दुख क्या है, बिजली बिल। जिनका 2000 से ऊपर बिजली का बिल आता है, 2000 से ज्यादा, तो ये मेन दुख है। इसमें नो बैटरी नहीं लगता है, नो स्टोरेज, नो बैकअप। अब इसका फायदा ये है कि नेग्लिजिबल मेंटेनेंस, इसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं आता। महीने में 2 बार बिल का, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 4 साल के बिल में 25 साल से ज्यादा का बिजली का बिल फ्री हो जाता है। अब ये वाला जो पॉइंट अपन ने बोला है कि 4 साल के बिल में 25 साल से ज्यादा का बिजली का बिल कैसे फ्री हो जाता है और क्यों लगाते हैं लोग बात। देखो इसमें जो मेन चीज में इसमें यही है कि आपको जो आप वो बात जो भी बोल रहे हो, जैसे आपने एक स्टेटमेंट बोला कि 4 साल के बिल में 25 साल से ज्यादा बिजली का बिल फ्री हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट प्रूव भी होना चाहिए। 4 साल के बिल में 25 साल से ज्यादा का बिल फ्री होना, ज्यादा का बिजली का बिल फ्री होना, इसीलिए आदमी लगाता है सोलर, बिजली बिल फ्री होना। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट प्रूव होना चाहिए। अगर आप इस चीज को प्रूव कर दोगे तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, क्योंकि आपने कोई चीज बोला है, इस चीज को कोई नहीं मानेगा अगर आप डायरेक्ट बोलोगे। अगर मान सकते हो, आपकी क्षमता है इसको प्रूव करने की, तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। देखिए सिंपल सा है, जो अपना सोलर होता है, सोलर हमारा किलोवाट के हिसाब से लगता है और 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 4 यूनिट बनाता है पर डे, 4 से 5 यूनिट पर डे बनाता है। जो एवरेज आता है साल भर का वो 4 यूनिट का आता है और गर्मी में इसका 5 यूनिट का आता है। गर्मी का क्यों, क्योंकि अपन को जरूरत ज्यादा तो गर्मी में ही है, तो गर्मी में 5 यूनिट का एवरेज आता है। 1 किलोवाट का जो सिस्टम है अपना, वो ये तो दिन के हिसाब से बात किया अपन, जो बात किया वो दिन के हिसाब से किया, लेकिन अपने जो कैलकुलेशन होती है, जो बिल आता है वो तो महीने में आता है, तो अपन महीने के हिसाब से भी बात करेंगे कि 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 100 यूनिट मंथली बनाता है मिनिमम। एवरेज 120 यूनिट का आता है मंथली। भाई सबसे कम तो 100 यूनिट का आएगा 1 किलोवाट का, और जो एवरेज आएगा वो 120 यूनिट का आएगा, क्योंकि 4 यूनिट का अपन एवरेज मानते हैं, तो 30 दिन के हिसाब से 120 यूनिट का, और मैक्सिमम जो आएगा वो 150 यूनिट तक पहुंच जाएगा मंथली, वो भी गर्मी के टाइम पे, क्योंकि गर्मी में अपन 5 यूनिट का मानते हैं, तो 150 इंटू 5, 150 इंटू 30, 5 इंटू 30 सॉरी 150 यूनिट मंथली का अपना आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये आपको एग्जैक्ट कस्टमर को बता देती है कि जो 1 किलोवाट का सोलर है सर, उसकी रेंज में 100 यूनिट से लगा के 150 यूनिट तक जाती है। गर्मी में आपने 150 यूनिट का बिल फ्री कर देगा 1 किलोवाट का सोलर,
और जैसे मान लो किसी ने 5 किलोवाट का सोलर लगाया, तो 5 किलोवाट के सोलर की जो रेंज है वो रोज की पर डे, पहले दिन की बात करें तो 20 से 25 यूनिट तक की रेंज है 5 किलोवाट की पर डे। इससे भी ज़्यादा बना सकता है, लेकिन हम कमिटमेंट यही करेंगे। इसके बाद 5 किलोवाट की जो क्षमता है वो 500 यूनिट से लगा के करीबन 750 यूनिट का बिजली का बिल बनाने की, बिल फ्री करने की क्षमता है। करीबन 750 यूनिट का बिल फ्री कर देगा। अगर अपन इसको 8 रुपए यूनिट भी माने, एक यूनिट को अपन 8 रुपए माने, एक यूनिट मतलब 8 रुपए, तो 750 इंटू 8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 किलोवाट का जो सोलर है वो पर मंथली 5000 रुपये महीने का बिजली का बिल फ्री कर सकता है। तो पर मंथ का बिजली का बिल फ्री महीने। अपने पास सिंपल कैलकुलेशन आ गई कि 1 किलोवाट का सोलर, 1 किलोवाट का सोलर एक माह में 1000 रुपये का मंथली बिल फ्री कर सकता है। ये इक्वेशन अपने पास आ गई कि 1 किलोवाट एक महीने में 1000 रुपये का बिल फ्री कर सकता है, 5 किलोवाट 5000। अब जैसे मान लो किसी का बिल आता है 8000 रुपये, तो अपन को पता है कि 1 किलोवाट 1000 रुपये महीने का बिल फ्री कर सकता है, तो 8 किलोवाट का सोलर लगेगा अपना। अपन दूसरे आइडिया भी बता सकते हैं कि इसका कंजप्शन अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 यूनिट होगा, क्योंकि अपना 8 किलोवाट का सोलर है वो 4 यूनिट बनाता है। तो अपन को एक आइडिया लग गया कि 1001 यूनिट का इसका कंजप्शन है। इसके अलावा जो इसमें अपन बात करते हैं ये 25, अब ये वाला तो इसमें ये है कि 5000 रुपये पर मंथ का बिल फ्री कर देगा। 5 किलोवाट का सोलर 5000 रुपये पर मंथ का बिजली का बिल फ्री कर देगा, 4 रुपये मंथली। और अपन ने कितने साल का बोला है? 4 साल का। तो 1 साल में कितना बिल फ्री करेगा? 1 साल में 5000 रुपये पर मंथ का बिल फ्री करता है, तो 12 महीने में 60,000 रुपये का बिल फ्री कर देगा 5 किलोवाट। और 4 साल में 60,000 इंटू 4, तो 4 मतलब 2,40,000 रुपये का बिजली का बिल फ्री कर देगा। और अपनी जो सोलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 5 किलोवाट की, वो भी अपन 1 किलोवाट का अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपये पर किलोवाट का कॉस्ट आएगा, तो 5 किलोवाट का 2.5 लाख रुपए का कॉस्टिंग आएगा मुझे अपना। तो जो सोलर का पैसा है वो 4 साल में फ्री हो गया। 25 साल के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि 25 साल के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिस्टम है वो 25 साल से ज्यादा के लिए लगा है। इसमें 3 ही चीजें, जो पैनल जो सिस्टम होता है ना ऑन ग्रिड सिस्टम, उसमें 3 ही चीजें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है। उसमें एक सबसे पहले होता है पैनल, फिर दूसरा होता है इन्वर्टर, और तीसरा होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि बैटरी तो इसमें लगता नहीं है। तो सबसे मेन कौन सा हुआ? पैनल। पैनल प्रोजेक्ट के 60% कॉस्ट कवर करता है। जैसे मान लीजिए कि 4 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तो 4 लाख का 60% हो गया 2,40,000 रुपए। तो 2,40,000 रुपए के तो पैनल ही 60% कॉस्ट कवर करता है। और इसमें इसकी जो पैनल होता है, पैनल की वारंटी आती है 25 साल की, 25 ईयर्स वारंटी होती है, परफॉर्मेंस वारंटी। 25 साल बाद भी पैनल 80% क्षमता रखेगा और 20% क्षमता का ही लॉस होगा, खाली नुकसान होगा। मतलब जैसे 5 किलोवाट का सोलर है, 5 किलोवाट का सोलर मैक्सिमम 30 यूनिट बनाता है पर डे, 6 यूनिट मान लो पर डे। तो ये 25 साल बाद, ये तो पहले साल हुआ फर्स्ट ईयर, 25 साल बाद भी पैनल 30 इंटू 0.8 80% क्षमता रह जाएगी, तो मतलब 24 यूनिट बनाएगा। मतलब 30 यूनिट का 80% 24 यूनिट तो 25 साल बाद ही बनाएगा। इसलिए इस सिस्टम को 25 साल से ज्यादा के लिए बोला जाता है। दूसरा इसमें पैनल होता है, पैनल में ना कोई मूविंग पार्ट है, ना कोई फ्रिक्शन है, ना कोई ऐसी मैकेनिकल चीज है जो जिसमें मेंटेनेंस आ रहा है। तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं मिलेगा 25 साल। इसके बाद इसमें जो आता है वो इन्वर्टर होता है, दूसरा मेन चीज जिसको अपन कन्वर्टर भी बोलते हैं। इस कन्वर्टर में 8 to 10 ईयर वारंटी आती है, कुछ में 8 साल आती है, कुछ में 10 साल आती है। अपन तो ज़्यादातर तो 8 ईयर का कैसोल का प्रीफर करते हैं इन्वर्टर, कोई 5 साल भी आती है। इस इन्वर्टर की जो लाइफ होती है, एक्सपेक्टेड लाइफ होती है 12 से 15 साल, 15 साल के आसपास इसका लाइफ होता है। तो 15 साल तक इस इन्वर्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर 8 साल तक कुछ भी बिगड़ता है तो 8 साल तक इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। तो अगर कुछ भी दिक्कत आएगा तो ऑन साइड सर्विस मिलेगा और चेंज हो जाएगा।
ये जो इन्वर्टर होता है, ये इन्वर्टर 20% कॉस्ट कवर करता है सिस्टम में, 20% कॉस्ट कवर करता है। तो यानी कि 60% अगर 4 लाख का प्रोजेक्ट है तो 2,40,000 रुपये का तो पैनल ही है, और 20% 4 लाख का मतलब 80,000 रुपये का अपना इन्वर्टर है। और तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है क्योंकि स्ट्रक्चर 15% कॉस्ट कवर करता है। स्ट्रक्चर में अपन GI के APL अपोलो ब्रांड के गैल्वेनाइज्ड आयरन, GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन में GI का APL अपोलो ब्रांड के अपन पाइप लगाते हैं। इसमें भी जो मैक्सिमम साइज के पाइप आते हैं वही अपन यूज करते हैं, 40x60 × 2 mm के पाइप अपन यूज करते हैं। तो इसलिए इस सिस्टम का कुछ भी नहीं बिगड़ता 25 साल के लिए, इसलिए इस सिस्टम को बोला जाता है। अपन क्या क्या चीजें लगाते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें लगाते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। वैसा तो आपने डायरी में दिया हुआ है। देखो पैनल, इन्वर्टर और स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के अलावा जो DC केबल आता है, DC केबल आता है, वो DC केबल आता है 4 mm का, जो पैनल में आता है वही अपन यूज करते हैं। ऐसी केबल है, ऐसी केबल क्या होता है कि जो 1 mm है वो 3 किलोवाट का लोड कैरी कर सकता है, 3 किलोवाट का लोड कैरी कर सकता है। तो जैसे 10 किलोवाट का अपन प्लांट लगा रहे हैं, 10 किलोवाट के में 6 mm की केबल काफ़ी है, क्योंकि 6 mm की 18 किलोवाट तक का लोड कैरी कर सकती है। जो क्षमता है 6 किलोवाट पैनल की, जो 6 किलोवाट वायर की, वो 18 किलोवाट तक का लोड कैरी कर सकती है। इसलिए 10 किलोवाट के जो भी 16 लगाते हैं अपन, वो 6 mm का वायर लगाते हैं। इसमें 4 कोर का मतलब देखिए, जो वायर होता है ऐसी केबल, वो आता है 2 कोर और 4 कोर में, 2 कोर और 4 कोर। 2 कोर मतलब 2 वायर, यानी कि एक तो फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल। यानी कि सिंगल फेज 5 किलोवाट तक के सिस्टम में जो भी केबल डलेगी वो 2 कोर डलेगी, क्योंकि सिंगल फेज है, सिंगल फेज। 4 कोर मतलब 4 वायर, R, B, Y और न्यूट्रल, 4 वायर हो गए। ये 5 किलोवाट से जितने भी ऊपर सिस्टम है, 5 किलोवाट से फिर कितने भी ऊपर चल जाओ क्या, उसमें 4 कोर का वायर डलेगा। तो इस जो वायर आता है ऐसी केबल का, उसको बोलते हैं 4 कोर 6 mm या 4 कोर 10 mm। तो केबल कैसे चूज करते हैं वो भी अपन को पता होना चाहिए सिस्टम में। अब देखो, जो पैनल का स्ट्रिंग होता है, कितनी स्ट्रिंग बनानी है। जैसे मान लीजिए कि पैनल है हमारा जो सिस्टम है वो 5 किलोवाट का है। 5 किलोवाट में या तो हम पोली अगर पैनल लगाएंगे तो 15 पैनल लगाएंगे, और मोनो लगाएंगे तो 9 पैनल लगाएंगे। अब देखो 5 किलोवाट का सिस्टम है, 335 वाट का है। एक पैनल हमेशा 40 वोल्ट मान के चलो आप, एक पैनल का मतलब 40 वोल्ट। अब क्या होगा कि जो पैनल है, ये पैनल से अपना DC वायर आया इन्वर्टर का, सूरज से दूर पड़ा। अब जैसे मान लो अपन 15 पैनल लगाए, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर की रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो इन्वर्टर आते हैं वो आते हैं 200 वोल्ट तो मिनिमम स्ट्रिंग का वोल्टेज होना चाहिए, और 1000 वोल्ट मैक्सिमम आप ले सकते हो। हम क्या करते हैं, इसके बीच में रखते हैं हमारे वोल्टेज को 600 वोल्ट या 500 से 600 वोल्ट, ताकि वो कम भी ना पड़े और ज़्यादा भी ना पड़े। कुछ भी ओवर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए, 45 वोल्ट तक चल जाए पैनल, का भी अच्छा दूर पड़े या कम आ जाए क्या, तो इनके बीच में अपन को रखना होता है। जैसे मान लो एक अपन ने 15 पैनल लगाए, तो एक सीरीज में अपन ने 7 पैनल लगाए, और एक में अपन ने 8 पैनल लगाए। तो 40 वाट का अगर एक पैनल है तो 7 पैनल का मतलब हो गया 280 वोल्ट। तो अपना एक स्ट्रिंग का वोल्टेज आएगा, और 40 × 8 320 वोल्ट अपना एक स्ट्रिंग का वोल्टेज आएगा। आप ये देखो कि ये 280 वोल्टेज 200 वोल्ट से भी ज़्यादा है और 1000 वोल्ट से भी कम है, बीच में ही अप्रोक्सीमेटली क्या। तो अपन ये स्ट्रिंग बनाते हैं, तो अपन हमेशा जो स्ट्रिंग बनाते हैं उस हिसाब में, जैसे 9 पैनल है, अब 9 पैनल में मान लो अपन एक स्ट्रिंग बनाए 4 पैनल के,
और एक बनाए 5 पैनल, ऐसा करें। जैसे इसमें तो बराबर होगी फुल फिल। इसमें क्या होगा कि 4 पैनल अगर अपन ने लगाया और 40 वोल्ट का अगर एक पैनल मानते हैं तो 160 वोल्ट तो इस स्ट्रिंग का वोल्टेज हुआ, और इस स्ट्रिंग का वोल्टेज हुआ 40 × 5 मतलब 200 वोल्ट हुआ। अब आप ये देखो कि ये जो दोनों ही कंडीशन है ना, दोनों ही स्ट्रिंग, ये वाली इसमें फुल फिल हुई नहीं, इन्वर्टर चालू होगा ही नहीं क्योंकि 200 वोल्ट मिला ही नहीं इन्वर्टर को, क्या तो एक स्ट्रिंग पूरी बंद हो जाएगी। 200 वोल्ट वाली भी है कि कभी कभी मान लो चलेगा ही नहीं 200 वोल्ट के बराबर, इसको कम से कम 240 वोल्ट चाहिए क्या चलाने के लिए। तो ये इस वाले जो 9 पैनल अपन ने मोनो में लगाए, तो 9 में पैनल अपन मोनो में 2 स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं, 9 पैनल की अपन को सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा खाली। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो 9 पैनल है, 9 पैनल अपन को 9 पैनल की अपन को एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी 9 × 40 360 वोल्ट। अब ये 360 वोल्ट है, ये 200 से 1000 वोल्ट दोनों की रेंज में आ जाता है, मिनिमम टू मैक्सिमम जो इन्वर्टर है क्या। तो अपन को यहाँ पे जो है 9 पैनल की एक ही स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनेगा और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बनेगा, मतलब 8 पैनल तो कम से कम एक स्ट्रिंग में कनेक्ट होने चाहिए, 6 से 7 पैनल तो एक स्ट्रिंग में कम से कम कनेक्ट होने चाहिए। 7 पैनल से कम आप स्ट्रिंग बनाना नहीं है। ये तो बात हुआ स्ट्रिंग बनाने वाला। इसके अलावा हम जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के एसी साइड में, डीसी साइड में जो है अपन ऐसी डिवाइस इसका अपन देखते हैं, जैसे ये सूरज है, ऑन ग्रिड सिस्टम का डायग्राम देखो। ऑन ग्रिड सिस्टम, ये धूप आया पैनल से, पैनल के ऊपर धूप पड़ा, पैनल ने डीसी करंट बनाया, डीसी को कन्वर्टर ने एसी में, यहाँ पे मैं एसी डीबी डीसी डीबी सब दिखा दूंगा आपको। डीसी डीबी, ये इन्वर्टर, ये एसी डीबी डिब्बा लगा दिया अपन ने यहाँ पे, ये कन्वर्टर हुआ, इसको कन्वर्टर भी बोल सकते हैं अपन, सोलर इन्वर्टर। ये डीसी डीबी हुआ, और इसके बाद जो घर की मेन एमसीबी अपन ने कनेक्ट कर दिया, एमसीबी से एक रास्ता गया घर के अंदर और एक मीटर के थ्रू होता हुआ बाहर ग्रिड में चला गया। इसको ग्रिड बोल सकते हैं, कोटा में है तो केडीएल, कोटा के बाहर है तो जेबी। अब देखो इसमें क्या होगा कि अपना जो सोलर है, सपोज मान लो अपने घर में 7000 रुपये का बिल आता है। मैंने बताया था कि 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 1000 रुपये मंथली बिल फ्री कर सकता है। तो अपने 7000 रुपये बिल आता है, तो 7 किलोवाट का अपन को सोलर लगाना पड़ेगा, 7 किलोवाट का सोलर लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा इसमें आप चीज़ों को देखो कि जो ये डीसी लेंथ है ना, ये कम से कम होना चाहिए। इसलिए जहाँ पैनल लगता है ना, उसके पास ही अपन को सेफ सी जगह देख के, जिसमें सर्दी के में बरसात का इफेक्ट ना पड़े, उसके पास ही अपन पैनल ये इन्वर्टर लगा देते हैं। ये जो ये डीसी डीबी होती है, डीसी डीबी क्या करती है कि मान लो डीसी साइड से कुछ भी ओवर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, कोई भी सर्ज आता है सिस्टम में, तो इसमें एसपीडी फ्यूज लगे होते हैं। तो फ्यूज और एसपीडी का काम यही है कि कोई भी सर्ज आता है तो उसके स्टेबलाइज करना, फ्यूज उठ जाता है, तो जिससे अपना ये जो इन्वर्टर है ये सेफ हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्टर इनसे 10 गुना महंगा आता है। ऐसी डीबी डीसी डीबी डीसी डीबी तो 4000 रुपये की आएगी, इन्वर्टर आएगा 40000 का। तो अपन चाहते हैं ना कि इसमें से डीसी डीबी में से 100-200 रुपये का फ्यूज उठ जाए, 40000 का इन्वर्टर अपना बच्चा। इसलिए ये वाला जो डीसी डीबी डीसी वाली लेंथ कम से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डीसी वाली जो केबल है उसका 10 गुना से भी ज़्यादा लॉसेस होता है कंपेरिजन टू एसी केबल। तो डीसी केबल को अपन को छोटा से छोटा रखना है, एसी केबल अपन ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एसी केबल में उतने लॉस नहीं होते हैं ट्रांसफर करने में, डीसी लेंथ में ज़्यादा लॉसेस होते हैं। अब 7 किलोवाट का जो सोलर है वो रोज 28 से 30 यूनिट बनाता है, मान लीजिए सपोज 30 यूनिट बनाता है 27 किलोवाट का पर डे। तो एक महीने में बनाएगा 900 यूनिट, 900 यूनिट मंथली बना देगा 7 किलोवाट का सोलर। अब 900 यूनिट डीसी को 900 यूनिट एसी में कन्वर्ट कर दी। इधर एसी डीबी लगाए सेम, और अगर ग्रिड के साइड से कुछ भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो एसी डीबी संभाल लेती है। डीसी डीबी लगाओ मत लगाओ, लेकिन एसी डीबी लगाओ तो जरूरी है, क्योंकि डीसी डीबी भी जरूरी है, एसी डीबी ग्रिड के साइड से कुछ भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं। अब 900 यूनिट बनाए, 900 यूनिट यहाँ तक पहुँच गया। अब कुछ लोगों का ये रहता है कंफ्यूजन कि अपन जो भी सोलर लाइट बनाता है
वो सारी अपन ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देते हैं। उनका मतलब ये है कि 900 यूनिट अपने सोलर ने बनाया, पैनल ने 900 यूनिट अपने ग्रिड में भेज दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें दिन के टाइम जो भी लोड का रिक्वायरमेंट रहेगा, सपोज मान लीजिए 900 में से अपन ने पूरे महीने में 200 यूनिट डायरेक्ट यूज कर लिया सीधा, क्योंकि अपना जो घर पे ऊपर पैनल लगा हुआ है अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट डायरेक्ट यूज होता है, वो डिपेंड करता है लोड एंड सप्लाई की डिमांड पे। जैसे मान लो कुछ मशीनें, किसी के यहाँ पे मशीनें दिन में ही चलती है, तो 900 में से हो सकता है कि 700 यूनिट डायरेक्ट कंज्यूम हो जाए। नॉर्मली तो घरों में दिन के टाइम कम लोड चलता है तो 200 यूनिट के आसपास खर्च होता है। मान लीजिए 200 या 300 या 400 जो भी खर्च होता है, वो लोड के हिसाब से ये जो नेट मीटर होता है, ये जो नेट मीटर होता है, ये डिसाइड करता है कि भाई इधर कितना जाना है, इधर कितना आना है। तो 900 में से मान लीजिए कि 700 यूनिट अपना 200 यूनिट डायरेक्ट यूज हो गया और 700 यूनिट अपन ने एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट में अपना जो है, एक्सपोर्ट में क्या होगा कि एक्सपोर्ट में अपना 900 यूनिट शो कर देगा। बिल कैसे कैलकुलेट होता है मैं ये बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट शो कर देगा ये 900 यूनिट मंथली, 900 नहीं 700, क्योंकि 200 तो डायरेक्ट यूज कर लिया ना अपन ने मंथली। उसके बाद जब मान लो कि अपन को जरूरत पड़ा तो अपन ने वापस लाइट ले लिया, और मान लो कि शाम को 6 बजे ये धूप, जो ये इन्वर्टर होता है उसको धूप और ग्रिड का लाइट दोनों एक साथ चाहिए, क्योंकि ग्रिड का लाइट जाते ही बंद हो जाएगा, धूप बंद हो जाएगा। शाम को ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा, इधर से अपन को लाइट लेना पड़ेगा। सपोज मान लो अपन ने 700 में से इम्पोर्ट वापस किया अपन ने 600 यूनिट मंथली, और मान लो अपन स्थायी शुल्क देते हैं पूरा मिला के, स्थायी शुल्क देते हैं 500 रुपये हर महीने, स्थायी शुल्क देते हैं मीटर का किराया सब मिला के। तो क्या होगा कि 700 अपन ने दिया और 600 यूनिट अपन ने दिया, तो सरप्लस की यूनिट बच गए 100। सरप्लस यूनिट कितने 100। अब 100 यूनिट को वो 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से देंगे। एक सरप्लस यूनिट को कितने रुपए से लेते हैं 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से, यानी कि माइनस के 314 रुपये को उनसे मांगते हैं। और वो कितना मांगते हैं उनसे स्थायी शुल्क का 500 रुपये। तो जो नेट बिल होगा वो होता है आएगा अपना 500, तो वो उनसे मांगते हैं 314 रुपये हम उनसे मांगते हैं, तो टोटल नेट बिल हमारे को 186 रुपये का ही देना पड़ेगा। यहाँ पे ये नेट मीटर होता है, लाइट ले भी सकता है, लाइट दे भी सकता है। तो इस प्रकार सोलर लगने के बाद बिल कैलकुलेट होता है। इसके अलावा ये तो हो गया बिल वाला पार्ट। अब अपन को लाइट विभाग के बारे में पता होना चाहिए, लाइट विभाग में क्या क्या प्रोसेस होता है। सपोज मान लीजिए अपन किसी से मीटिंग करने गए और हमारा प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया, उसको मान लीजिए कि 10 किलोवाट का सोलर लगाना है। अगर 10 किलोवाट का उसको सोलर लगाना है, 10 किलोवाट का सोलर, तो सबसे मेन चीज क्या है कि जो कनेक्टेड लोड है, सेक्शन लोड, कनेक्टेड या सेक्शन लोड कुछ भी बोलो इसको, सेक्शन लोड, ये भी 10 किलोवाट का होना चाहिए बिल में। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो लोड इंक्रीजिंग की फाइल लगेगी, वो डिटेल में दिया हुआ है डायरी में। तो लोड इंक्रीजिंग की फाइल लगेगी 1220 रुपए की। अब जितने बार फाइलें लगेगी उतने बार डिमांड नोट निकलेंगे। तो सबसे पहले तो लोड इंक्रीजिंग की फाइल लगेगी 1220 रुपए की, 20 रुपए की डिमांड निकलेगा। अब 5 किलोवाट तक जो कनेक्शन होता है वो सिंगल फेज होता है, 5 किलोवाट से ऊपर 3 फेज होता है। तो जो डिमांड निकलेगा वो, अगर मान लो 5 किलोवाट तक का ही सोलर लगाना है तो सिंगल फेज, अगर 10 किलोवाट का सोलर है तो 3 फेज डिमांड निकलेगा, और 6 से 7 हज़ार रुपये का निकलेगा। फिर लोड, फिर मीटर चेंज होगा, सिंगल फेज का अगर मीटर होगा तो सिंगल फेज टू 3 फेज मीटर चेंज होगा। फिर लोड बढ़ के आएगा बिल में, बिल के बाद फिर नेट मीटरिंग वाली फाइल लगेगी, तो भी 1000 रुपये की फाइल, फिर डिमांड निकलेगा, क्योंकि 2 बार फाइल लगी तो 2 बार डिमांड निकलेगा। और इस पूरी प्रोसेस में 50 से 60 दिन का समय लग जाता है, और 10 से 12 हज़ार रुपये का, 15 हज़ार रुपये का, 12-15 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है लाइट विभाग में। सारा ये जो भी होता है वो कस्टमर पे करता है, इसमें सारा चीज़ें लिखा होता है। अब मेनली जो पैनल है, पैनल के ऊपर ही कॉस्ट डिसाइड करता है 60%। पैनल 3 प्रकार के होते हैं, पॉली, मोनो और बाइफेशियल। सबसे पहले तो दिखने में ये ब्लू कलर के होते हैं। सबसे मेन चीज तो पहचानना कैसा, ये ब्लैक कलर के होते हैं, और इसमें पीछे व्हाइट शीट नहीं लगी होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं।
पीछे से कोई वाइट शीट नहीं लगी। दूसरा, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 16 से 17% एफिशिएंसी आती है। ये जो एफिशिएंसी है वो उसको बोलते हैं कन्वर्जन एफिशिएंसी, यानी कि धूप को कन्वर्ट करने की क्षमता, कि 100 यूनिट अगर धूप पड़ती है पैनल के ऊपर तो ये 16 से 17 यूनिट कन्वर्ट कर सकता है। इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो 20 से 21% एफिशिएंसी में आता है। तो जो भी अगर 100 यूनिट धूप पड़ती है तो ये 20 से 21% कन्वर्ट कर सकता है। इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो 20% आती है, ये भी 20 यूनिट। एक्चुअली ये जो बाइफेशियल पैनल है इसमें गौर करने वाली बात है कि मोनो वाले सेल यूज होता है, मोनो सेल यूज होता है। इसमें पॉली वाले सेल यूज होते हैं, मोनो वाले सेल यूज होते हैं, तो रेट भी उस हिसाब से आती है। अगर मोनो वाले सेल यूज होंगे तो मोनो, पॉली वाले सेल होंगे तो पॉली वाले। जो पॉली होते हैं इसको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पूरा सेल जो होते हैं। इसके अलावा जो 1 किलोवाट का इसका 4 यूनिट का एवरेज आता है पर डे। इसका 4.25 यूनिट का एवरेज आता है पर डे, 0.25 यूनिट ज़्यादा आता है। इसका भी सेम ही आता है 4.25 यूनिट एवरेज पर डे। सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिकली जनरेशन देखा जाए तो बाइफेशियल का पैनल का सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा 335 वाट में आता है, तो 1 किलोवाट में 3 पैनल लगते हैं और 70 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। ये वाले जो पैनल आते हैं वो 540 वाट कैटेगरी में आते हैं, तो 2 या 2 से कम पैनल रखते हैं, तो इधर 50 स्क्वायर फीट में ही काम हो जाता है पर। और इसमें जो पैनल आते हैं वो डिपेंड करता है कितने वाट का आता है, तो 60 स्क्वायर फीट के इसमें अप्रोक्सीमेटली जरूरत पड़ता है। और पॉली वाले पैनल में मिक्स सिलिकॉन यूज होता है, जो सिलिकॉन सेल होता है वो मिक्स सिलिकॉन यूज होता है। इसमें मोनो वाले में प्योर सिलिकॉन यूज होता है, प्योर सिलिकॉन यूज होता है। जो पैनल की क्वालिटी है वो सिलिकॉन सेल के ऊपर ही डिपेंड करती है। जो पैनल की क्वालिटी है वो सिलिकॉन सेल के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा प्योर सिलिकॉन होगा उतना ही ज़्यादा पैनल बेटर होगा। तो इसलिए मोनो की जो क्वालिटी आती है, लॉन्ग टर्म और एफिशिएंसी और वेराइटी सारे, उस हिसाब से मोनो वाले पैनल ज़्यादा होते हैं। और मोनो का ही 95% मार्केट है आज प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि पॉली वाले से जस्ट डबल पैनल, जस्ट डबल वाटेज के आते हैं। और दूसरा, इसमें सारे ब्रांड ऑब्वियसली जितने भी सोलर बना रहे हैं वो सारे मोनो बनाते हैं, कुछ ब्रांड तो पॉली बनाते ही नहीं। तो आज का टाइम मोनो पर कोई बाइफेशियल का ही है, तो और मोनो पर कोई बाइफेशियल तो कभी भी सब्सिडी नहीं आती है। और प्राइस में भी विदाउट सब्सिडी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, 5,000 से ज़्यादा। ये होता है ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे जो मेन है वो मीटिंग करना, आपके डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना, लोगों को सुनना। असली जो नॉलेज मिलेगा वो तो मार्केट में मिलेगा, लेकिन जो आपके मिनिमम लेवल का नॉलेज होना चाहिए, आपके डाउट हमेशा क्लियर होना चाहिए। या तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो लाइफ में आप मार्केट से खुद सीखो, 2 या 3 साल लग जाएंगे, या फिर हम कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी का एक्सपीरियंस लें और खुद अपने हिसाब से चीज़ों को सेटल डाउन करें, तो ही चीज़ों में कर सकते हैं अपन। उसके अलावा हर एक पैनल का डाटा शीट आता है, हर एक इन्वर्टर का डाटा शीट आता है। अगर आपको पैनल के बारे में कुछ भी डाउट होता है तो पैनल का एफिशिएंट डाटा शीट आपको मिलता है। अगर मान लो जैसे अडानी का 535 का है वाट का, तो आप गूगल पे सर्च डायरेक्ट सीधा टाइप कर दीजिए अडानी 535 वाट डाटा शीट, वहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आप उसके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें एफिशिएंसी है, मेन तो जो एफिशिएंसी है, कितने mm थिकनेस है, उन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। बाकी जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, आने वाला टाइम भी ऑन ग्रिड का ये, और सबसे ज़्यादा सोलर भी टाइम ऑन ग्रिड का लगता है। चाहे बड़े प्लांट हो चाहे छोटे प्लांट हो, चाहे आप 5 किलोवाट का लगाओ चाहे 100 किलोवाट का, कंसेप्ट यही रहना है, सब चीज़ें यही रहना है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि 5 किलोवाट का प्लांट है कि 100 किलोवाट का प्लांट है। रेट कैलकुलेट करना ये सबसे पहले पैरामीटर है, तो आज अपन रेट कैलकुलेट के बारे में कर लेते हैं। रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जो बार बार रेट देखिए, हमने बोला है कि पैनल मिल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे को 29 रुपये पर वाट के साथ प्राइस चलता है। तो अगर जैसे 535 वाट का पैनल होगा तो उसका पैसा कम लगेगा, अगर 540 वाट का पैनल है तो पैसा ज़्यादा लगेगा। GST 12% है पैनल पे और इन्वर्टर पे, तो ये तो हुआ पैनल का। इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं पैनल, एक पैनल का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 535 वाट का एक पैनल है इंटू 29 इंटू 1.12, फिर 535 इंटू 29 इंटू 1.12,
तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया, इसका प्राइस हो गया, इसका प्राइस हो गया ये लास्ट है, खाली मैं रेट बता दूँ 29 इंटू 535 इंटू 29 इंटू 1.12 मतलब 17,376 रुपये का आपका पैनल आ रहा है, 17,376 रुपये का। अब मान लो किसी का अपन 5 किलोवाट का पैनल प्लांट लगा रहे हैं तो 5 किलोवाट मतलब 5,000 वाट। अगर 535 वाट का एक पैनल अपन लगाते हैं तो 5,000 डिवाइडेड बाई 535 करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 2 पैनल लगाने पड़ेंगे क्योंकि अपन एक भी वाट ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो अगर पैनल की प्राइस कैलकुलेट करनी है तो 17,376 इंटू 9 मतलब 1,56,391 रुपये के तो अपने पैनल ही आएंगे खाली। तो जो पर वाट पैनल चलता है, अब देखो ये पैनल कितने का पड़ रहा है, 17,376 रुपये का। अगर मान लो 540 वाट का अगर अपना पैनल आता है, जैसे मान लो रेलियंस सोलर आता है या तो 29 इंटू 1.12 तो ये पैनल पड़ा अपना 540 इंटू 29 इंटू 1.12 17,542 रुपये का। आप देखो अगर 9 पैनल की बात करें अपन तो 9 पैनल अपन को पड़ेंगे 1,57,852 रुपये का, मतलब 1,57,852 रुपये का, मतलब 1,000-2,000 रुपये सस्ता पड़ा अपना 535 वाट का पैनल 540 वाट के। लेकिन पैनल के जितना वाटेज आएगा, जितना बड़ा पैनल का वोट आएगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी रहता है। जैसा भी 535 का एफिशिएंसी आता है 20.989 और इसका 540 का आता है 20.9। वो तो कस्टमर के रिस्पेक्टिव में जितना बड़ा पैनल वाटेज में आता है उतना ज़्यादा बेनिफिट है, और अपने रिस्पेक्ट में ये है कि जितना छोटा पैनल आता है वो अपना स्ट्रक्चर कम लगता है, तो बात ये है। इसमें तो देखना तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। इसके बाद जो पैनल की प्राइस है वो आपको 29 रुपये पर वाट आ रहा है मोनो वाला पैनल, और मोनो और पॉली में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, 4,000 रुपये किलोवाट का डिफरेंस होता है। तो जो पैनल होता है अपना, आप तो सीधा सीधा ऐसा कैलकुलेट कर लो कि 33,000 पॉली वाला जो पैनल होता है, पॉली वाला जो पैनल होता है वो 29,000 रुपये पर किलोवाट पड़ता है, पर किलोवाट। ये तो पैनल है, और 33,000 रुपये पर किलोवाट पड़ता है अपना मोनो वाला पैनल, 33,000 रुपये पर किलोवाट पड़ता है मोनो वाला पैनल। तो ये पैनल का तो प्राइस हो गया। उसके बाद इन्वर्टर पड़ता है अपना 7 से 8,000 रुपये पर किलोवाट। जितने भी किलोवाट का आप सोलर लगा रहे हो 7,000 रुपये पर किलोवाट पड़ता है। उसके अलावा अपना स्ट्रक्चर पड़ता है 4,000 रुपये पर किलोवाट। अपना इलेक्ट्रिकल पड़ता है 3,000 रुपये पर किलोवाट, और 40,000 रुपये अपना मार्जिन जोड़ लो पर प्रोजेक्ट। अब देखो आपको मैं रेट कैलकुलेट भी करके बताता हूँ कि क्या, जैसे 5 किलोवाट का प्लांट है, 5 किलोवाट का प्लांट है तो 33, पहले तो इसकी बात 29,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से बात करते हैं। तो 29 के हिसाब से 1,45,000 रुपये के तो पैनल हो गए। पैनल कितने, 1,45,000 रुपये। उसके बाद 5 सत्ते 35,000 रुपये का अपना इन्वर्टर हो गया। ये तो इन्वर्टर हो गया, ये पॉली पैनल हो गया। उसके बाद दूसरी क्या बचा हमारे पास, स्ट्रक्चर 4,000 रुपये पर किलोवाट का, तो 20,000 रुपये का स्ट्रक्चर आ गया अपना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का खर्चा, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इलेक्ट्रिकल का खर्चा 15,000 रुपये, 3,000 रुपये पर किलोवाट है ना इलेक्ट्रिकल का खर्चा, 3,000 रुपये पर किलोवाट, 3,000 रुपये पर किलोवाट। तो इलेक्ट्रिकल का खर्चा हो गया अपना 3,000 रुपये पर किलोवाट, 15,000 रुपये का अपना खर्चा हो गया 5 किलोवाट का 15,000 रुपये। और इन रेट को जोड़ दो और 40,000 रुपये अपना मार्जिन जोड़ दो 5 किलोवाट में। आप उस हिसाब से रेट कैलकुलेट करेंगे। अब रेट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा अपना, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट
देखो 1,45,000 रुपये प्लस 35,000 रुपये, 1,80,000 रुपये हो गए, 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये का खर्च आ गया, प्लस 15,000 रुपये इलेक्ट्रिकल का, 2,15,000 रुपये का, 40,000 रुपये का अपना मार्जिन। तो जो कॉस्ट आ रहा है पॉली वाले पैनल का वो 2,55,000 रुपये और 2,50,000 रुपये उनको फाइनल करना। ये तो पॉली वाला पैनल हो गया। इसके बाद जो मोनो वाला पैनल है वो 4,000 रुपये पर किलोवाट डिफरेंस है, 1 किलोवाट में 4,000 रुपये। तो जो पॉली वाला पैनल है, मोनो वाला पैनल है, वो अपन को 4,000 रुपये पर किलोवाट महंगा है, तो 5 किलोवाट में 4,000 रुपये पर किलोवाट महंगा है, तो 5 किलोवाट में 20,000 रुपये महंगा पड़ेगा प्रोजेक्ट अपन को। तो जो 255 की जगह यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट देना है वो 20,000 रुपये और जोड़ दो, तो मोनो में जो पैनल आएगा, मोनो पर में 5 किलोवाट का जो रेट आएगा वो 2,75,000 रुपये आएगा, 2,75,000। आप समझ गए ये सिचुएशन। रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा ध्यान रखना है, इसको ध्यान रख लो। अगर आप अच्छे से रेट कैलकुलेट कर पाए तो ये आपको प्रोजेक्ट ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप प्रोजेक्ट नहीं ला सकते। तो ये 29,000 रुपये पर किलोवाट, 33,000 रुपये पर किलोवाट, 7,000 रुपये पर किलोवाट स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ सर, किस चीज़ का खर्चा है। ये तो है इन्वर्टर का, ये स्ट्रक्चर का 4,000 रुपये पर किलोवाट, 3,000 रुपये पर किलोवाट है इलेक्ट्रिकल का। बड़े प्लांटों में फिर 2,000 रुपये पर किलोवाट भी हो जाता है इलेक्ट्रिकल का। ये अपना मार्जिन है, ये पैनल। ठीक है, बस इतना ही है। सोलर में तो काफ़ी है।